लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि वीबीटी जो है वो पॉली एटॉमिक में बॉन्ड स्ट्रेंथ को और बॉन्ड स्टेबिलिटी को, बॉन्ड एनर्जी को समझा नहीं पा रही थी। भाई किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कुछ और आई थी, किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कुछ और आई थी। याद करो CH4 का एग्जाम्पल, एक जगह कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1s 2s बना रहा था और बाकी जगह 1s 2p। तो 1s 2s और 1s 2p इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी तो चारों बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग हो जाएगी। लेकिन हमें पता है एक्सपेरिमेंटली कि जो कार्बन हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड होते हैं CH4 में, सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होती है, बॉन्ड एनर्जी भी सेम होती है और बॉन्ड स्टेबिलिटी भी सबकी सेम होती है। ये हमें पहले से ही पता है, एक्सपेरिमेंटली ये बात पता है। तो वीबीटी पॉली एटॉमिक में बॉन्ड स्ट्रेंथ समझाने के बारे में फेल हो गई थी, इसीलिए एक नया अपडेट वर्जन आया था और वो था हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा था पहले ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिडाइज, और हाइब्रिडाइज होने के बाद उन्होंने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। CH4 में 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी, तो एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड हुए, और हाइब्रिडाइज होने के बाद इनका स्ट्रक्चर, इनका शेप, इनकी एनर्जी कैसी थी, सबकी इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट होने के बाद ये 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, और इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था स्टेरिक नंबर के बारे में। मैंने कहा था भाई हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और उसको हम उस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था S से या H से। H का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या उसी को तुम S बोल दो, स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। 3 होंगे sp2, 4 तो sp3। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और मैंने जो तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में, जो मैंने शेप बताए थे उसमें मैंने तुम्हें लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया था। मैंने कहा था ये बात सिर्फ तब हम करेंगे जब सबके सब कैसे होंगे, बॉन्ड पेयर, सबके सब कैसे हैं, बॉन्ड पेयर, तभी ये बात हम करेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करेंगे अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा तब ज्योमेट्री पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं लास्ट लेक्चर का तुम्हें बताऊं तो देखो, मैंने कहा था अगर स्टेरिक नंबर को S से रिप्रेजेंट कर दें, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और यहाँ ज्योमेट्री क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ 2 तरीके की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तब पढ़ेंगे जब लोन पेयर इन्वॉल्व ना हो, जब लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, सारे बॉन्ड पेयर हो, तब जो ज्योमेट्री आएगी उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और जब लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे, तो अब हम उस लोन पेयर को शेप में इग्नोर कर देंगे ना, क्योंकि भाई लोन पेयर कोई एटम तो है नहीं, लोन पेयर तो सेंट्रल एटम के ही पास है, तो उसको हम ज्योमेट्री से हटा देते हैं और उसके लिए एक नया टर्म यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? तो ज्योमेट्री 2 तरीके की हुई, एक तो इलेक्ट्रॉनिक और एक मॉलिक्यूलर। हाँ, जनरली जो हमारे सवाल आते हैं वो मॉलिक्यूलर के बारे में आते हैं। नीट में जो क्वेश्चन आता है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में ही पूछेगा, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ना लिख के शेप लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है शेप। तो जनरली जो हम पढ़ते हैं वहां पर 2 टर्म आते हैं, एक ज्योमेट्री और एक शेप। ज्योमेट्री की बात इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, यानी जब सिर्फ क्या लो तुम, बॉन्ड पेयर, और शेप जब लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो तब वो बोलेगा शेप। यानी जब भी तुमसे शेप पूछेगा तो तुम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इन्वॉल्व करके बात करोगे। मैंने जो पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था वहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात हुई थी। अच्छा, मैंने तुम्हें यह भी बताया था हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिग्मा करेगा, फिर मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी करेगा, फिर मैंने कहा था निगेटिव चार्ज भी करेगा, लोन पेयर भी करेगा, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मैंने कहा अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और यहाँ ज्योमेट्री जो आएगी वो आएगी लीनियर। कैसी आ जाएगी, लीनियर। कई एग्जांपल थे इसके, मैंने BeCl2 इसका एक एग्जांपल लिया था और मैंने तुम्हें बताया था BeCl2 हम इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री का। तो एंगल की भी हम बात करेंगे। इसके बाद मैंने कहा था अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। इन सबको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यहाँ जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल। अगर 5 है तो यहाँ होगा sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शॉर्ट में TBP भी बोल देते हैं। इसके बाद अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3d2, और ये हो जाएगा शेप, यहाँ हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल।
शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो ये हो जाएगा sp3d3 और यहाँ जो शेप होगा वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ अभी तक जितने भी शेप बताए या ये जितनी भी ज्योमेट्री यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ इस ज्योमेट्री में लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर लोन पेयर आएगा तब क्या होगा देखो, तो लोन पेयर आने के बाद जो होगा उसके लिए एक थ्योरी है और इस थ्योरी का नाम है VSEPRT। पहले इसे हम समझेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, पहले हमें इसे पढ़ना है। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ देखो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, CH4 NH3 H2O, ये 3 मॉलिक्यूल हैं। अब अगर हम यहाँ स्टेरिक नंबर निकालें तो देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे 4, तो स्टेरिक नंबर भी क्या होगा 4 क्योंकि लोन पेयर तो 0 है। और अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और sp3 है तो तुमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये अपना शेप स्पेस में ही कैसा बना कर आएगा, टेट्राहेड्रल। कैसा बना के आएगा, टेट्राहेड्रल। अब अगर हम बात करें अमोनिया की तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ एक लोन पेयर भी होगा। बोलो एक लोन पेयर होगा ना, हाइड्रोजन तो 3 है, एक लोन पेयर है। अब मुझे बताओ ये 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो बताओ स्टेरिक नंबर अभी भी क्या होगा 4। स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा sp3। इसी तरीके से तुम इसे देखो, यहाँ भी देखो 4 पोजीशन होंगी, यहाँ भी 4 पोजीशन है, यहाँ भी 4 ही पोजीशन होंगी, 4 ही पोजीशन होंगी। अरे ऑक्सीजन के अराउंड 4 पोजीशन होंगी। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और यहाँ 2 क्या हो जाएंगे लोन पेयर। तो अगर 2 लोन पेयर होंगे 2 हाइड्रोजन यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर अभी भी 4। और अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर शेप की बात करें तो देखो यहाँ तो तुम्हें टेट्राहेड्रल दिख रहा है, कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है और ये टेट्राहेड्रली अरेंज है। लेकिन अगर तुम यहाँ से इग्नोर कर दो लोन पेयर को, अगर लोन पेयर को इग्नोर कर दो यानी लोन पेयर को, क्योंकि ये सेंट्रल एटम के साथ कोई सराउंडिंग एटम तो नहीं लगा है, ये लोन पेयर तो किसका है सेंट्रल एटम का ही। तो अगर इसको ऐसे इग्नोर कर दो तो बताओ शेप कैसा दिखेगा, अब पिरामिडल दिखेगा, टेट्राहेड्रल नहीं दिखेगा। देखो ना यहाँ से अगर लोन पेयर हटा दो तो ये क्या दिखेगा, पिरामिडल। पूरा ही हट गया, लोन पेयर हटाना था, बात समझ में आ गई, तो क्या दिखेगा पिरामिडल। अब यहाँ तुम समझो यहाँ भी 2 लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर यहाँ मान लो और एक लोन पेयर यहाँ मान लो। चलो यहाँ मान लो लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ लोन पेयर, तो इसको भी अगर तुम हटा दो इन दोनों लोन, अभी तो ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है लेकिन ज़रा इन दोनों लोन पेयर को हटाओगे तो देखो शेप कैसा दिखेगा तुम्हें, कुछ वी शेप टाइप दिखेगा या फिर एंगुलर शेप दिखेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो 2 लोग डिसाइड कर रहे हैं, एक तो बॉन्ड पेयर दूसरा लोन पेयर। यानी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो डिसाइड हो रही है दोनों से, बॉन्ड पेयर से भी और लोन पेयर से। तो VSEPRT वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा इसका नाम ही क्या है, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस शेल में क्या, हाइब्रिडाइजेशन में एक पॉइंट मैंने लिखवाया था लास्ट लेक्चर में कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही या इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होगा वो सिर्फ किसका होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का ही। अच्छा आगे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देखो 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका और एक इसका, तो ये तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 तरीके के हैं, एक तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और इनके बीच में होगा रिपल्शन। देखो ये जो बॉन्ड पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और यहाँ तुम देखो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा। और बॉन्ड पेयर तो आपस में एक दूसरे को रिपेल, अरे इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा। अब इधर समझो, यहाँ तुम देखो ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को भी क्या करेगा, रिपेल, और साथ ही साथ लोन पेयर को भी क्या करेगा, रिपेल। यानी लोन पेयर में भी रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा।
और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में भी रिपल्शन होगा। और इसका ऑर्डर भी पूछा जाता है किस में ज़्यादा रिपल्शन होगा, किस में कम रिपल्शन होगा। और अभी जल्दी में नीट 20 में या 21 में ही सवाल आया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम, उसका ऑर्डर आया था, वो अभी मैं लिखवाऊंगा। तो अब VSE PRT में जो पहला तुम पॉइंट लिखोगे तो वो पहला पॉइंट लिखोगे कि ज्योमेट्री या शेप, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल या शेप बोल दो, ज्योमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर भी डिसाइड करेंगे और लोन पेयर भी डिसाइड करें, ठीक है ना। चलो अब अगली बात समझो जरा, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर है। अब इन दोनों में होगा रिपल्शन, इन दोनों में क्या होगा, लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी जो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा वो लोन पेयर और लोन पेयर में ही होगा। पॉइंट समझना, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे लोन पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो, ये आपस में लगाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपस में क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इनका ऑर्डर अभी हम लिखेंगे किसका ज्यादा होगा। तो जब ये आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे तो ये चाहेंगे कि दूर रहें, एक दूसरे से क्या रहें, दूर, ताकि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या किया जाए, मिनिमाइज। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कोशिश इस बात की करते हैं कि वो जितनी दूर हो पाए उतनी दूर एक दूसरे से रहें। बात समझ में? अच्छा, दूसरे से एक दूसरे दूर कहाँ रहेंगे भाई, ये अरेंजमेंट तो स्पेस में चल रहा है ना, हमारे पास तो सब बना बनाया आता है, हम तो एक्सपेरिमेंटली उसे देखते हैं कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर है। लेकिन ये स्पेस में ही अरेंजमेंट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को दूर रख रहे हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट यही है, दूसरा पॉइंट इसमें यही है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू रिमेन एज फार अपार्ट ये एज फार अपार्ट है, इसे कुछ और मत प्रोनाउंस कर लेना, एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, मैंने कर दिया प्रोनाउंस एज फार अपार्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन देम, ताकि वो आपस का रिपल्शन क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो भाई सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में। ये क्वेश्चन 2 बार आया है नीट में। और इसके लिए एक ट्रिक भी याद करी थी हमने, लाला लंबी बीवी, ऐसे करके लाला लंबी बीवी। तो लाला लोन पेयर हो गया, यहाँ लोन पेयर हो गया, और यहाँ बी से क्या हो गया, बॉन्ड पेयर, और यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। तो ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, याद करने के लिए ठीक है। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगा, लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? VSE PRT वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही समझाएगी, यही कि जो ज्योमेट्री है या जो शेप है मॉलिक्यूल का वो डिसाइड दोनों से होना है, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। दूसरी बात ये कि इनमें आपस में रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे और इतनी दूरी मेंटेन करेंगे ताकि इनके बीच में जो रिपल्शन हो वो कैसा हो, मिनिमम हो। कैसा हो, मिनिमम। और तीसरी बात ये कि उनके बीच में जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान सुनो, अब इसके बाद अगर बात करोगे आयंस की, अभी तक हमने आयंस की बात नहीं की, अभी हम मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं, जितने भी लिए सारे मॉलिक्यूल लिए, अभी तक किसी आयन की बात नहीं की। तो आयन पे तो होगा चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। कई सारे आयन है, देखो कोई सा भी ले लो तुम, NH4+ या CO2 CO3 2- या फिर सल्फेट ले लो या फॉस्फेट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। बोलो, ये सब क्या है, आयन। तो जब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो बताओ ये जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है NH4+ है या SO4 2- है, ये चार्ज हम किस पे मानेंगे, सेंट्रल एटम पे मानेंगे या सराउंडिंग एटम पे मानेंगे। तो याद रखना
अगर तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है हाइब्रिडाइजेशन के, तो चार्ज सेंट्रल एटम पे मान के काम हो जाएगा, ऐसे ही काम हो जाएगा। भाई चार्ज जो है वो किस पे है, सेंट्रल एटम पे। लेकिन याद रखना आयंस भी अगर दो तरीके के मिलेंगे हमें, एक तो मिलेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग, जिसमें ऑक्सीजन होगा सराउंडिंग में, और दूसरा नॉन ऑक्सीजन कंटेनिंग कह लो, नॉन ऑक्सीजन कंटेनिंग। तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज चाहे ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, दोनों में पॉजिटिव चार्ज किस पे मानना है, सेंट्रल एटम पर। पॉजिटिव चार्ज तो किस पे मानना है, हाँ तो ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज को क्या मानना है, पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम। पॉजिटिव चार्ज को तो हमेशा किस पे मानना है, सेंट्रल एटम पे। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो यहाँ निगेटिव चार्ज को कहाँ मानेंगे हम, ऑन ऑक्सीजन। देखो कोई भी आयन है तो उसमें जो निगेटिव चार्ज है उसको तुम मानोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और जो पॉजिटिव है उसको किस पे मानोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यह है कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे मानेंगे हम निगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्या मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हमें हाइब्रिडाइजेशन के अगर क्वेश्चन करना है तो सिंपली मैंने एक बात कह दी तुमसे कि चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो, नॉन ऑक्सीजन कंटेनिंग हो, तुम चार्ज किस पे मान लेना, सेंट्रल एटम पे। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली समझे हम तो देखो अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज मान लेना सेंट्रल एटम पे। हाँ ये लाइन तो सबके लिए है कि पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो निगेटिव चार्ज किस पे मानोगे, ऑक्सीजन पे। रीजन देखो, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कोई आयन बनाता ही नहीं है, फ्लोरीन के साथ तो बनाएगा नहीं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन के साथ तो ऐसा कोई नोन है ही नहीं इसका आयन। तो इसका मतलब ये जो भी आयन बनाएगा, देखो ये बना तो रहा है ना, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। यानी इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज भी किस पे आना चाहिए, ऑक्सीजन में। तो अगर कोई ऐसा आयन है जिसमें ऑक्सीजन है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे मान लेना, ऑक्सीजन पर, वहाँ नेगेटिव चार्ज। या फिर एक काम हम और करते हैं, इसको एक सिंपल तरीके से और हम समझ लेते हैं, पहले इतना समझो। और अगर नॉन ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों किस पे मान लेना है हमें, सेंट्रल एटम पे ही मान लेना है। किस पे मान लेना है, सेंट्रल एटम पे ही मान लेना। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। और एक और तरीका है देखो समझना, एक तरीका और है, अगर कहीं भी ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है, ये है या फॉस्फेट है, तो तुम्हें मालूम है जनरली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रहता है। बोलो, सेंट्रल एटम के साथ जब भी सराउंडिंग में आएगा ऑक्सीजन, सराउंडिंग में आएगा तो वो डबल बॉन्ड से ही होगा। बोलो ना, जैसे CO2 का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ देखो ये आएगा ना, ऐसे डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा। लेकिन जब कभी भी आयन की फॉर्म में हो तो जितना नेगेटिव चार्ज हो उतनी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, जितना नेगेटिव चार्ज हो उतनी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से। देखो कैसे भी कर लेना, पिछला वाला मेथड भी सही है, ये भी सही है। जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ देना। देखो 3 माइनस का था ना, तो हमने क्या किया, 3 ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से। किससे जोड़ा, सिंगल बॉन्ड से। बाकी एक को किससे जोड़ा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो मैंने कहा फॉस्फेट पे चार्ज कितना है, तो अगर इस चार्ज को तुम मान लोगे फॉस्फोरस पे, किस पे मानोगे, फॉस्फोरस पे, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 और आगे की तो कितने हो गए, 8। तो अगर इसको तुम डबल बॉन्ड से भी जोड़ देते तब भी मामला वैसे ही था, तब भी 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर देते। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने जितना भी निगेटिव चार्ज था उतने ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से। बात एक ही। क्या ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई नहीं आई। फिर से देखना, जैसे ये है कार्बोनेट आयन है, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ जितना नेगेटिव चार्ज हो उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना, बाकी को डबल से जोड़ देना। अब ये कार्बन यहाँ सेंट्रल एटम है और इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 4 ही होते हैं ना, 1s2 2s2 2p2। तो 2s2 2p2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो तुमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन को तो जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से और एक को किससे जोड़ दिया,
तो मुझे बताओ ये चारों सेटिस्फाई हो गए ना, चार इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये चार्ज तुम कार्बन पे मान लेते, 2- चार्ज किस पे मान लेते, कार्बन पे, तब कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते वैलेंस शेल में, 6, 2 गेन कर लेता ना माइनस का। तो अगर 6 हो जाते, तो अगर इसे डबल बॉन्ड्स बनाते तब भी वही बात थी। तो कैसे भी कर लो जो आसान लगे। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा स्टेरिक नंबर, इसके बाद यहाँ लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, उसके बाद लोन पेयर कितने होंगे। यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, यानी इस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लोन पेयर भी इंक्लूड होंगे। और यहाँ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और इस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को ही तुम चाहो तो शेप भी बोल सकते हो। जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो शेप लिखकर आएगा। तो शेप में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, इलेक्ट्रॉन के अलावा जो ज्योमेट्री हमें दिखती होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर रिमूव करने के बाद जो ये ज्योमेट्री दिखती होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यहाँ इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेरिक नंबर है अपने पास 2। तो इस 2 में जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो होगा sp। भाई 2 है, स्टेरिक नंबर 2 है, तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है इसका मतलब 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, और वो ऑर्बिटल कौन होंगे, s और p। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो 2 होंगे, लोन पेयर 0, और इसकी ज्योमेट्री जो थी वो थी लीनियर। ज्योमेट्री कैसी आई थी, लीनियर। अब यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, तो चाहे तुम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोल दो चाहे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, बात एक ही है। एग्जाम्पल इसके कई सारे हैं, BeCl2 इसका एग्जाम्पल है। मुझे बताओ इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना था, 180, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक दो बातें इससे रिलेटेड समझ लो। देखो ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें शेप आएगा लीनियर। तो अगर मैं कहूँ ये जो sp होगा ये AB टाइप का होगा, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं टाइप। तो टाइप लिखने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, यहाँ लिख देते हैं लोन पेयर, तो ये हो जाएगा 0। और किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो AB टाइप का होगा। A क्या है, सेंट्रल एटम, और B क्या है, सराउंडिंग एटम। तो देखो यहाँ पर जो होगा वो AB टाइप नहीं, AB2 टाइप का होगा। यहाँ पर क्या होगा, AB2 टाइप का। और इस AB2 टाइप में A क्या है, सेंट्रल, और B क्या है, सराउंडिंग। तो देखो यहाँ sp जो होगा वो होगा AB2 टाइप का। अच्छा एक बात बताओ, ये sp है ना, इसका मतलब यहाँ 50% तो कौन सा करेक्टर होगा, s करेक्टर, और 50% कौन सा करेक्टर होगा, p करेक्टर। तो sp3 तक तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, sp3d तक फिर नहीं पूछा जाता। अब देखो, अब ये AB2 टाइप है तो ये इस तरीके से होगा, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180। बोलो यही था ना, ये पहले भी हम बता चुके थे। अब इसको देखो आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलें sp2 में। तो sp2 के लिए देखो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब sp2 में 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, या फिर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 0 लोन पेयर कंडीशन। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितने, 3 लोन पेयर। अच्छा टाइप क्या होगा, ये AB3 टाइप का होगा। अब यहाँ जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी वही होगी क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। इसके एग्जाम्पल है BCl3। एग्जाम्पल क्या है, BCl3। ज़रा देखो इसे, BCl3 को देखो, टाइप है AB3, मैं BCl3 ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा Cl और यहाँ Cl। अब देखो ये स्ट्रक्चर है प्लेनर, यानी ये तीनों जो हैं ये एक ही प्लेन में होंगे, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 120। तो समझना, ये भी 120, ये भी 120, तीनों एंगल कितने होंगे, और यहाँ एंगल भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, ये और ये तीनों एंगल कितने हैं, 120 के। अब देखो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा, ये हो जाएगा 33, अरे 1/3, और परसेंटेज p करेक्टर ये हो जाएगा 66%। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो देखो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद हम अगली कंडीशन की तरफ चलें, और उस कंडीशन में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर 2 होंगे और 1 लोन पेयर होगा। तो स्टेरिक नंबर 3 ही है,
स्टेरिक नंबर क्या है 3, sp2 ही रहेगा। अगर 3 स्टेरिक नंबर आएगा तो sp2, यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 1। तो बताओ ये किस टाइप का होगा, ये होगा AB2L नॉट टाइप, सही है ना। अब देखो A क्या है यहाँ सेंट्रल एटम, B क्या है B है यहाँ पर सराउंडिंग, और L क्या है यहाँ लोन पेयर। अब यहाँ लोन पेयर कितने आ रहे हैं 1 लोन पेयर तो है ना यार, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AB2L1 से। A है सेंट्रल एटम, B है सराउंडिंग एटम और L क्या है यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर। तो अगर एक लोन पेयर है तो देखना स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करोगे, ध्यान सुनना, अब ये क्वेश्चन आ गया, अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करोगे तो यहाँ तुम्हें सब चीज़ों को लेके चलना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को भी लेके चलना है और बॉन्ड पेयर को भी लेके चलना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो वही होगी जो बिना लोन पेयर के भी है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बिना लोन पेयर वाली ही होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ध्यान से सुनना। लेकिन इस बार मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या कह लो शेप वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज कैसे होगा देखना जरा। मान लो ये कोई सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर थे, लेकिन इस बार ये एक लोन पेयर है ना, तो वो लोन पेयर मान लो यहाँ है, इस बार ये लोन पेयर हो गया। तो अब हम शेप में इस लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसे इन्वॉल्व करेंगे इन सराउंडिंग। तो मुझे बताओ ये लोन पेयर इसके ऊपर क्या लगाएगा रिपल्शन, ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा रिपल्शन। अब इस यहाँ से तुम अगर ये लोन पेयर हटा दो तो बताओ वी शेप दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है ये वी शेप दिख रहा है, इस शेप का हो गया ना वी शेप का, इस शेप का हो गया वी शेप का हो गया, वी शेप कह लो या इसी को तुम क्या कह लो बेंट कह लो, इसी को क्या कह लो बेंट शेप कह लो, बेंट हो गया, या फिर इसी को तुम कह सकते हो एंगुलर शेप, कुछ भी बोल सकते हो, इसको तुम वी शेप भी बोल सकते हो, बेंट भी बोल सकते हो और एंगुलर भी बोल सकते हो। मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, होना कितने का चाहिए था 120 का, सारे एंगल सेम थे ना ट्राइगोनल प्लेन। लेकिन ये बताओ ये जो लोन पेयर है क्या ये इस पर रिपल्शन लगाएगा, ये इस पर रिपल्शन लगाएगा, बिल्कुल लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, ये दोनों करीब आएंगे, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 120 से कम हो जाएगा। अब की बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ 120 से कम, ठीक है ना। तो देखो इस अब जो इसमें आंसर लिखोगे वो तुम लिखोगे एक अगर लोन पेयर है तो तुम यहाँ कहोगे या तो ये वी शेप कह लो इसे, या बेंट शेप कह लो, या इसी को ही तुम बोलो एंगुलर शेप, ठीक है ना। और इसमें जो एग्जाम्पल होंगे SnCl2 और SO2, देखो ये 4th ग्रुप का है ना, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या करा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर बचा, 4 में एक लोन पेयर बच गया ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई sp2, सही है ना। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 4 की, तो स्टेरिक नंबर 4 है अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब यहाँ भी अलग अलग केस हो सकते हैं, जो केस मैंने पहले ही पढ़ाया था, मैंने कहा यहाँ कितने मान लो 4 बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर 0, टाइप क्या लिखोगे AB4, और ये तुम पढ़ के आ चुके हो, ये है टेट्राहेड्रल, ये क्या है टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का हो चाहे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दोनों क्या हो जाएगी सेम। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसी को एंगुलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तो सेम होगा क्योंकि लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0। अच्छा इसका मैंने तुम्हें बनाकर दिखाया था, ये A है और इसके चारों तरफ B, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, और इनके बीच में जो एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट, और ये जितने भी एंगल हैं सबका क्या होगा 109 डिग्री 8 मिनट। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। मुझे बताओ यहाँ एंगल कितने हैं, तो यहाँ जब 2D में तुम देखोगे तो एंगल कितने दिखेंगे 4, लेकिन ये एंगल है 6। एंगल कितने हैं यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल कितने हैं, इन्हें समझना ज़रा ध्यान से। देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, देखो ये मैंने दिखाया तुम्हें इस B और इस B के बीच में एंगल, तो ये कितना है 120, समझ लेना इसे ध्यान से। ये 2D है, ये कितना हो गया एक एंगल, फिर मैंने इस B और इस B के बीच में एक एंगल दिखाया, बोलो सही है ना, बोलो। तो ये कितने हो गए 2, फिर इस B और इस B के बीच में एक एंगल दिखाया, तो यहाँ कितने हो गए 3 एंगल हो गए ना। एक ये दिखाया,
एक ये दिखाया, एक मैंने तुम्हें ये दिखाया, ये 3 हो गए। अच्छा एक इस बी और इस बी के बीच में एंगल हो गए, कितने हो गए 4 हो गए ना। लेकिन बताओ इस बी और इस बी के बीच में एंगल नहीं होगा, एक इनके बीच में भी तो होगा और एक इन दोनों के बीच में भी तो एंगल होगा। मैंने जो तुम्हें बताया वो इससे रिलेटेड करके बताया, इस वाले से रिलेटेड करके इन तीनों के, तो 1 2 3 4, लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो होगा 5 और इन दोनों के बीच में भी तो होगा 6, तो टोटल एंगल यहाँ कितने हो जाएंगे 6, और ये एंगल होंगे कितने डिग्री के 109 डिग्री 28 मिनट के। तो यहाँ अगर तुम एग्जाम्पल देखो तो CH4 अभी एग्जाम्पल लिया था, या NH4+ ये भी किसका एग्जाम्पल है, या SiF4 कुछ भी ले लो, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कितने होंगे 10920 मिनट, और होंगे कितने 6 एंगल, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला समझो, देखो स्टेरिक नंबर अभी भी 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन इस बार 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, और अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो ये हो जाएगा AB3 टाइप और L1, ठीक है ना। बोलो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोन पेयर का, ये तो कैसी रहेगी टेट्राहेड्रल। अब समझो शेप को, ज़रा शेप को ध्यान से देखना, ज़रा देखो ये 4 पोजीशन है, इस बार यहाँ क्या आ गया लोन पेयर, क्या आ गया। अब इस लोन पेयर को तुम ढक दो तो मुझे बताओ शेप कैसा आ जाएगा, पिरामिडल आ जाएगा। शेप कैसा आ जाएगा, पिरामिडल आ जाएगा। अगर इस लोन पेयर को ढक दें हम तो शेप कैसा आ गया, पिरामिडल। तो यहाँ पर शेप कैसा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पिरामिडल शेप, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल NH3 है, एग्जाम्पल क्या है इसका NH3, और यहाँ बॉन्ड एंगल कितने होंगे लेस देन 10928 मीटर। उसके पीछे रीज़न ये लोन पे भाई, अब यहाँ नहीं है तो इनके बीच में बॉन्ड होगा, एक इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, और एक इसके और इसके बीच में बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होंगे। तो अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पर क्या लगाएगा रिपल्शन, और इस पर भी क्या लगाएगा रिपल्शन। तो जो बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट का था वो इस बार कम हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद अगर 2 लोन पेयर हों तो अब हम 4 ही की बात करें, स्टेरिक नंबर 4 ही है और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3। इस बारी जो सिग्मा बॉन्ड है वो 2 और लोन पेयर भी कितने हैं 2। तो ये किस टाइप का होगा AB2L2 टाइप का। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ये टेट्राहेड्रल ही रहेगा। लेकिन जब शेप की बात करोगे तो देखना ध्यान से जरा, शेप की जब तुम बात करोगे तो यहाँ ये 4 पोजीशन होती है टेट्राहेड्रल में, तो यहाँ 2 पोजीशन पे तो क्या आ गया लोन पेयर, और यहाँ क्या आ गया बॉन्ड पेयर। तो अब देखो यहाँ 2 लोन पेयर हैं, इन दोनों को तुम ढको तो फिर से वी शेप आ गया, कैसा आ गया, और ये इस पर भी रिपल्शन लगाएगा, ये इस पर भी रिपल्शन लगाएगा। तो इसको भी तुम वी शेप बोल दो या एंगुलर शेप बोल दो, कुछ भी बोल दो, काम चले। और इसका एग्जाम्पल होगा H2O। इसका क्या एग्जाम्पल होगा H2O। बॉन्ड एंगल इसमें भी 109 से कम ही होगा। इसके बाद अगला है sp3D। स्टेरिक नंबर होगा 5 sp3D। अब यहाँ आइडियल बात करें तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और ये होगा AB5 टाइप। मैंने तुम्हें बताया था शेप, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अच्छा अगर लोन पेयर 0 है तो शेप पे तो कोई फर्क पड़ने से रहा। एग्जाम्पल है इसके हैं PCl5। जो एंगल है वो स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। देखना भाई ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप इस तरीके का होगा, ठीक है ना। बोलो यहाँ सेंट्रल एटम होगा, मान लो A। अब यहाँ 2 पोजीशन होती हैं, 2 पोजीशन। बताओ इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम इक्वेटोरियल, और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे एक्सियल। यहाँ 2 पोजीशन होगी, एक तो होगी इक्वेटोरियल और एक होगी एक्सियल। जब भी सवाल कंफ्यूजिंग आएगा वो हमेशा इसी से ही आएगा, sp3D से। जब भी कंफ्यूज करने वाला सवाल आएगा वो कहाँ से आएगा sp3D से ही आएगा। तो ध्यान से ज़रा मेरी बात समझ लेना। तो देखो यहाँ तुमने 5 रखे सराउंडिंग एटम, ठीक है ना। ये हो गया ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। अब इसमें अगर तुम एंगल चेक करने जाओगे, देखो इन तीनों के बीच में कौन सा एंगल होगा 120 डिग्री का। बोलो यहाँ से तुम अगर लो ये प्लेनर है, ये कैसा है प्लेनर, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 होगा, ठीक है ना। अब देखो
यानी जो इक्वेटोरियल वाले हैं उनमें सब में एंगल कितना होगा, हाँ 120 का। अब जरा इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात करो तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और एक्सियल की बात करोगे तो यहाँ एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। यानी यहाँ 3 टाइप के एंगल हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, एक तो इक्वेटोरियल के बीच में, और वो है 120 का। और बताओ वो कितने एंगल हैं, 3 है ना। इसके बाद देखो तुम, इसके बाद आएगा इक्वेटोरियल और एक्सियल का, और वो कितना होगा 90। और बताओ ये कितने होंगे 6। देखो एक ये, इसको इस वाले आइटम को देखो जरा, इससे 3 और एक 3 इससे होंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। अरे 3 इस वाले से, ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन के साथ 90 डिग्री का बनाएगा, तो 3 एंगल ये, और 3 ये भी तो बनाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला भी बनाएगा और नीचे वाला भी बनाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी बनाएगा, 3 बनाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे 6। हाँ ये अलग बात है कि अब इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इतना नहीं पूछा जाता एंगल तक, लेकिन फिर भी याद रख लेना। मुझे बताओ ये किसके बीच में है, ये एक्सियल के बीच में है, और एक्सियल के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 180, और ये तो एक ही एंगल है। बोलो तो याद कर लोगे, यहाँ पर समझ में आया ना। तो इसे याद भी कर लेना। यहाँ 3 टाइप के एंगल हैं, इक्विलेटरल के बीच में 120 डिग्री, ये 3 है, और एक्सियल के बीच में एक एंगल है वो है 180 डिग्री का, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 6 एंगल हैं और वो है 90 डिग्री के। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसी स्टेरिंग नंबर 5 की ही, sp3d ही की बात करेंगे, लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, और इस बार आ जाएगा ये AB4L1 टाइप का। तो इसको ज़रा समझना, इसको बड़ा ध्यान समझना। तो एक बात याद रखना कि जब कभी भी लोन पेयर की बात होगी, ये पोजीशन है, इस बार एक लोन पेयर है। तो जब कभी भी लोन पेयर की बात होगी sp3d में, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जब कभी भी लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर को हमेशा रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कहाँ रखेंगे, 2 पोजीशन है अपने पास, ये इक्वेटोरियल हो गई, ये 3 पोजीशन क्या है इक्वेटोरियल, और ये एक्सियल है। ये कौन सी है, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ आएगा, लोन पेयर हमेशा कहाँ आएगा, लोन पेयर हमेशा आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ आएगा, तो देखो इस बार हम लोन पेयर कहाँ रख दें, एक लोन पेयर है वो हमने कहाँ रख दिया इक्वेटोरियल पोजीशन। जब तुमने लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा तो मुझे बताओ ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे क्या लगाएगा, रिपल्शन। तो ये बॉन्ड पेयर बताओ कैसा हो जाएगा, ये कुछ, ये जो बॉन्ड पेयर है ये इस तरीके से टिल्ट होने लगेगा यहाँ, बोलो, और ये वाला भी कहाँ आ जाएगा यहाँ। यानी ये जो बॉन्ड पेयर था ये उठ के अब कहाँ आ गया, किसकी वजह से, किसकी वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। बोलो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से आएगा। तो अब बताओ इनके एंगल पे भी फर्क पड़ेगा। और इस शेप को देखो, इस शेप को, ये शेप कहलाएगा सी-सॉ। ये शेप क्या कहलाएगा, सी-सॉ शेप। क्या ये बात समझ में आई नहीं, बोलो, ये शेप क्या कहलाएगा, सी-सॉ शेप। बताओ इतनी बात समझ में आई, ये तुम्हें दिख गया ना। ये अरे यार इस पे ये क्या लगाएगा, अरे यार ये रिपल्शन लगाएगा नहीं लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहा, सब कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ भी फर्जी नहीं है, इसमें कुछ भी फर्जी नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल है। बोलो यार, तो यहाँ शेप क्या हो गया, तो अब इसी को तुम यहाँ लिख लो कि यहाँ जो शेप आएगा इसमें देखो, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये TBP रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ पर जो शेप आएगा वो क्या आएगा, सी-सॉ शेप। यहाँ शेप कैसा आएगा, और इसका एग्जाम्पल है SF4। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, याद रखने वाली बात यह है कि जब भी लोन पेयर आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, वो किस पोजीशन पे आएगा, वो इक्वेटोरियल पे ही आएगा, एक्सियल पे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। चलो अब आगे चलो। अब इसके बाद एक और यहाँ कंडीशन ले लें, स्टेरिक नंबर 5 ही है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। इस बारी जो बॉन्ड पेयर है वो 3, लोन पेयर 2। तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इसमें मोलिकुलर ज्योमेट्री पर, और फर्क आएगा शेप में। तो इसी को समझना। इस बार क्या होगा देखना ध्यान से ज़रा,
इस बार 2 लोन पेयर है, तो अब आप इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या रखना है, लोन पेयर, और यहाँ पर क्या रखें, लोन पेयर, ठीक है ना। तो हमने इस बार 2 लोन पेयर थे, दोनों कहाँ रख दिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे। अब बताओ मुझे, ये इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रिपल्शन, और ये भी इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रिपल्शन। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, बोलो। फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, टी शेप्ड। इसका शेप कैसा आ रहा है, टी की तरह आ रहा है, बोलो। इसका शेप कैसा आएगा, टी शेप। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, टी शेप्ड, टी शेप हो जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है, इसका एग्जाम्पल देखना ज़रा क्या दे रखा है, इसका एग्जाम्पल है, ClF3। क्या एग्जाम्पल है, देखो ClF3 को देखो ज़रा, 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो 3 ने क्या बना लिया, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या हो गए, लोन पेयर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद इसी में एक और केस है, तो एक और केस है, उसे और देख लें हम। स्टेरिक नंबर 5 sp3d। इस बार जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 और जो लोन पेयर हैं वो 3। तो मुझे बताओ ये किस टाइप का हो जाएगा, AB2। यहाँ सही कर लेना इसे, यहाँ AB4 नहीं होगा, ये होगा AB3L2, ये हो जाएगा AB2L3। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर शेप, तो देखना ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। इस बार 3 लोन पेयर हैं, तो तीनों लोन पेयर कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तीनों कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ पर क्या आ जाएगा, सराउंडिंग एटम। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर। कैसा आएगा, लीनियर शेप आएगा। लेकिन तुम कह सकते हो कि यहाँ पर क्या लगेगा, रिपल्शन। यहाँ भी क्या होगा, रिपल्शन। अच्छा, इसकी वजह से भी क्या होगा, रिपल्शन। ये भी इसे रिपेल करेगा और ये भी इसे रिपेल करेगा, तो शेप लीनियर नहीं आना चाहिए। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ लोन पेयर है। तो जो इन दोनों की वजह से जो रिपल्शन आएगा, वो रिपल्शन इसकी वजह से जो रिपल्शन आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ जो रिपल्शन इन दोनों की वजह से होगा, इन लोन पेयर की वजह से और इस लोन पेयर की वजह से, वो रिपल्शन क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, और हमारे पास परफेक्ट लीनियर स्ट्रक्चर रह जाएगा। तो बताओ यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, 180। तो याद रखना sp3d2 में, किसमें, sp3d2 में जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर। और इससे पहले तुम देखो लीनियर शेप कहाँ आया था, इससे पहले लीनियर शेप आया था sp में। तो sp में भी लीनियर है, sp3d में भी लीनियर है। कब, जब 3 लोन पेयर हों और 2 बॉन्ड पेयर। और इसका एग्जांपल है xgf2। और यहाँ बॉन्ड एंगल की बात करोगे 180 डिग्री। ज़रा xgf2 को देखना, ये xg है, तो इसके पास लोन पेयर कितने होंगे, ये जो xg है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो 2 के साथ तो इसने क्या कर ली, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, बाकी कितने बचे, 6। तो यहाँ 3 लोन पेयर हो गए। बोलो यहाँ लोन पेयर कितने हैं, 3, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। तो ये किसका एग्जांपल है, sp3d विद 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। तो यहाँ शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर।